हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हिस्ट्री इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड हो चुका है और सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो पछताएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए सारे आप लोग जानते हैं, इतना दिन से मैंने पेपर करा रहा हूँ, इतना दिन से मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को पता चल गया होगा कितना क्वेश्चन मेरे चैनल से आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सही से पढ़िए, सही ढंग से पढ़ करके जाइएगा। तो ये क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद ने 20वीं शताब्दी में लोगों का दृष्टिकोण एवं मूल्यों के परिवर्तन किया है, व्याख्या कीजिए। अथवा विकासशील विश्व में उपभोक्तावाद ने मानव मूल्यों को किस प्रकार प्रभावित किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है, उपभोक्ता व्यवहार व्यक्तियों, समूहों या संगठनों का अध्ययन किया जाता है। यह इस तरह की भावनाओं, व्यवहार खरीदने को कैसे प्रभावित के रूप में खरीदारों दोनों को व्यक्तिगत और समूहों में से निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रयास करता है। यह इस तरह के लोगों की आवश्यकताओं को समझने की कोशिश में जनसांख्यिकी और व्यवहार चर के रूप में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की विशेषताओं का अध्ययन करता। देखिए भाई, उपभोक्ता कौन होता है? हम लोग, ठीक है, आम जनता या कोई भी एक छोटा दुकानदार भी उपभोक्ता है। वो किसका उपभोक्ता है? बड़े दुकान का, ना। तो सब उपभोक्ता हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता जो हम लोग उपभोग करते हैं यानी यूज करते हैं किसी सामान को, है ना, खाने पीने कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, यह भी सामान्य तौर पर परिवार, दोस्तों, खेल, संदर्भ, समूहों और समाज के रूप में समूहों से उपभोक्ता व प्रभाव का आकलन करने के लिए कोशिश करता है। आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नापतोल इत्यादि संकटों से घिरा है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बने हैं। इसके फलस्वरूप ग्राहक आज सरकार पर निर्भर हो गया है। जो लोग गैरकानूनी काम करते हैं, जैसे जो जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले, मिलावटखोरी इत्यादि को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ग्राहक चूँकि संगठित नहीं है, इसलिए हर जगह ठगा जाता है। ग्राहक आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। ग्राहक को जागना होगा और स्वयं संरक्षण करना होगा। विकसित पूंजीवादी देशों में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उपभोक्तावादी संस्कृति उत्पादन प्रक्रिया को बिना पूंजीवादी मूल्यों और ढांचे को तोड़े चालू रखने और विकसित करने में सहायक होती है। लेकिन तीसरी दुनिया के देशों में इस संस्कृति का असर इसके ठीक विपरीत होता है। भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में, जहां साम्राज्यवादी संपर्क से परंपरागत उत्पादन का ढांचा टूट गया है और लोगों के बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उत्पादन के तेज विकास की ज़रूरत है, वहां उपभोक्तावाद के असर से विकास की संभावनाएं कुंठित हो गई है। पश्चिमी देशों में संपर्क से इन देशों में एक नया अभिजात वर्ग पैदा हो गया है, जिसने इस उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना लिया है। इस वर्ग में भी उन वस्तुओं की भूख जग गई है जो पश्चिम के विकसित समाज में मध्यम वर्ग और कुशल मजदूरों के एक हिस्से को उपलब्ध होने लगी है। इन वस्तुओं की उपलब्धि में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो जाती है। अतः इस अभिजात वर्ग में और इसकी देखा देखी इससे नीचे के मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग में भी स्कूटर, टीवी, फ्रिज और विभिन्न तरह के सामान और प्रसाधनों को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा जग गई है। हमारे अपने देश में इसके दो सामाजिक परिणाम हुए हैं। पहला, चूँकि यही वर्ग देश के राजनीति में शीर्ष स्थानों पर है, देश के सीमित साधनों का उपयोग धड़ल्ले से लोगों की आम आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करने के बजाय वैसे उद्योगों और सुविधाओं के विकास के लिए हो रहा है, जिससे इस वर्ग की उपभोक्तावादी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। चूँकि उत्पादन का यह क्षेत्र अति विकसित तकनीकी का और पूंजी प्रधान है, इन उद्योगों के विकास में विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है। मशीन, तकनीकी और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर हमारे सीमित विदेशी मुद्रा कोष का क्षय होता है और हमारा सबसे विशाल आर्थिक साधन, जिसके उपभोग से देश का तेज विकास संभव था, यानी हमारी श्रम शक्ति बेकार पड़ी रह जाती है। जिन क्षेत्र में देश का विशाल जन समुदाय उत्पादन में योगदान दे सकता है, उनकी अवहेलना के कारण आम लोगों के जीवन स्तर का या तो विकास नहीं हो पाता
या वह नीचे गिरता है। दूसरा, चूँकि उपभोक्तावाद व्यापक गरीबी के बीच खर्चीली वस्तुओं को भूख जगाता है, उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। चूँकि अभिजात वर्ग में वस्तुओं का उपार्जन की प्रतिष्ठा का आधार है, चाहे इन वस्तुओं को कैसे भी उपार्जित किया जाए। भ्रष्टाचार को खुली छूट मिल जाती है। कम आय वाले अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर जल्द से जल्द धनी बन जाना चाहते हैं ताकि अनावश्यक सामान इकट्ठा कर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। इसी का एक विभत्स परिणाम दहेज को लेकर हो रहे औरतों पर अत्याचार भी है। बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के नौजवान और उनके माता पिता जो अपनी आय के बल पर शान बढ़ाने वाली वस्तुओं को नहीं खरीद सकते, दहेज के माध्यम से इस लालसा को मिटाने का सुयोग देखते हैं। इन वस्तुओं का भूत उनके सिर पर ऐसा सवार होता है कि उनमें राक्षसी प्रवृत्ति जग जाती है और वे बेसहारा बहुओं पर तरह तरह के अत्याचार करने या उनकी हत्या करने तक से नहीं हिचकिचाते। सही बात है। बहुओं की बढ़ रही हत्याएं इस संस्कृति का सीधा परिणाम है। डाक जैसे अपराधों के पीछे कुछ ऐसी ही भावना काम करती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार का तो यह मूल कारण है। राजनीतिक लोगों के हाथों में अधिकार तो बहुत होते हैं, लेकिन जायज़ ढंग से धन उपार्जन की गुंजाइश कम होती है। लेकिन चूंकि उनकी प्रतिष्ठा उनके रहन सहन के स्तर पर निर्भर करती है, उनके लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर धन इकट्ठा करने का लोभ संवरण करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह समाज में जिसके पास धन और पद है और भ्रष्टाचार के अवसर है, उनके और आम लोगों के जीवन स्तर के बीच खाई बढ़ती जाती है। इससे भी शासक और शासितों के बीच का संवाद सूत्र टूटता है। सत्ताधारी लोग आम लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं और उत्पादन की दिशा अधिकाधिक अभिजात वर्गों की आवश्यकताओं से निर्धारित होने लगती है। इधर आम ज़रूरतों की वस्तुओं के अभाव में लोगों का असंतोष उमड़ता एवं उथल पुथल की अधिनायकवादी तरीके से जन आंदोलन से निपटना चाहता है। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में राजनीति का ऐसा ही आधार बन रहा है, जिसमें संपन्न अल्पसंख्यक लोग छल और आतंक के द्वारा आम लोगों के हित के खिलाफ शासन चलाते हैं। भारत के गांवों में जो थोड़ा बहुत स्थानीय आर्थिक आधार या उसको भी इस संस्कृति ने नष्ट किया है। भारतीय गांवों की परंपरागत अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक स्वावलंबी थी और गांव की सामूहिक सेवाओं जैसे सिंचाई के साधन, यातायात या ज़रूरतमंदों की सहायता आदि की व्यवस्था गांव में के लोगों खुद कर लेते हैं। यह व्यवस्था जड़ और जर्जर हो गई थी और ग्रामीण समाज में काफ़ी गैर बराबरी भी थी। फिर भी सामूहिकता का एक भाव था। हाल तक गांव में पैसों वालों की प्रतिष्ठा इस बात से होती थी कि वे सार्वजनिक कामों जैसे कुआं, तालाब आदि खुदवाने, सड़क मरम्मत करवाने, स्कूल और औषधालय आदि खुलवाने पर ध्यान खर्च करें। इस पर काफ़ी खर्च होता था और आज़ादी के पहले इस तरह के सेवा व्यवस्था प्रायः ग्रामीण लोगों के ऐसे अनुदान से ही होती थी। यह संभव इसलिए होता था क्योंकि गांव के अंदर धनी लोगों की भी निजी आवश्यकताएं बहुत कम थी और वे अपने धन का व्यय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ऐसे कामों पर करते थे, ठीक है ना, इज्जत बनाने के लिए करते थे। इसी कारण पश्चिमी अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों की हमेशा यह शिकायत रहती थी कि भारतीय गांव के उपभोग का स्तर बहुत नीचा है, जो उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। इन लोगों की दृष्टि में औद्योगिक विकास की प्रथम शर्त थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर विनिमय में शामिल हो जाना। ग्राहक व्यवहार अध्ययन उपयोगकर्ता, दाता और खरीदार के तीन अलग अलग भूमिकाएं निभा ग्राहक के साथ उपभोक्ता खरीद व्यवहार पर आधारित है। अनुसंधान उपभोक्ता व्यवहार भी क्षेत्र में विशेषज्ञों के लिए भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि दिखाया गया है। यह ग्राहक या खरीदार के महत्व की फिर से अभिपुष्टि के माध्यम से विपणन के सही अर्थ की फिर से खोज में एक गहरी रुचि है के रूप में संबंध विपणन ग्राहक व्यवहार के विश्लेषण के लिए एक प्रभावशाली संपत्ति है। एक बड़ा महत्व भी उपभोक्ता परिधारणा, ग्राहक संबंध प्रबंधन, निजीकरण, अनुकूलन और एक से एक विपणन पर रखा गया है। सामाजिक कार्यों, सामाजिक चुनाव और कल्याण कार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
इस समय उपभोक्ता ब्रांडों और उसके पैदा सेट में है कि उत्पादों तुलना, ठीक है ना। पैदा सेट समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा माना जाता है कि विकल्पों की संख्या दर्शाता है। कभी कभी यह भी विचार के रूप में जाना जाता है कि सेट्स उपलब्ध विकल्पों की कुल संख्या के छोटे रिश्तेदार हो जाता है। कैसे विपणन संगठन अपने ब्रांड उपभोक्ता के सेट पैदा का हिस्सा है कि संभावना में वृद्धि कर सकते हैं। उपभोक्ताओं है कि वे प्रस्ताव कार्यात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभ के मामले में विकल्प का मूल्यांकन। विपणन संगठन उपभोक्ताओं की मांग है और इसलिए एक निर्णय करने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण है जो गुण कर रहे हैं क्या लाभ समझने की ज़रूरत है। यह भी अपने खुद के ब्रांड के लिए सही योजना तैयार करने के लिए सेट ग्राहक के विचार के अन्य ब्रांडों की जांच की ज़रूरत है। विकल्प के मूल्यांकन किया गया है। एक बार उपभोक्ताओं एक खरीद निर्णय करने के लिए तैयार है। कभी कभी खरीद इरादा एक वास्तविक खरीद में परिणाम नहीं करता है। विपणन संगठन उनकी खरीद के इरादे पर कार्रवाई करने के लिए उपभोक्ता को सुविधा चाहिए। संगठन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। क्रेडिट या भुगतान शर्तों के प्रावधान इस तरह के एक प्रीमियम प्राप्त या एक प्रतियोगिता अब खरीदने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। मैं प्रवेश करने के अवसर के रूप में खरीद या एक बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। खरीद निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है कि प्रासंगिक अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया एकीकरण हासिल हो जाने के बाद संगठन की ओर अधिक आसानी से ज़्यादा खरीद फैसलों को प्रभावित कर सकता है। उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया के 5 चरण में है। एक उपभोक्ता की ज़रूरत है, कुछ की पहचान के और समस्या, मान्यता मंच। आप उत्पाद के बारे में जानकारी के लिए अपने ज्ञान कुर्सियाँ या बाहरी ज्ञान स्रोतों की खोज का मतलब है जो जानकारी के लिए खोज। वैकल्पिक विकल्प की संभावना है एक और बेहतर या सस्ता उत्पाद उपलब्ध है कि क्या वहाँ अर्थ चुनाव उत्पाद की खरीद करने के लिए। फिर अंत में उत्पाद में की वास्तविक खरीद यह है कि वे एक उत्पाद की खरीदने के लिए जाने के लिए जब एक उपभोक्ता सबसे अधिक संभावना में है। ठीक है ना भाई। तो ये आप लोग का उपभोक्ता से जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच में। और ये शायद लास्ट वीडियो होगा ये हिस्ट्री का 20th सेंचुरी का। ठीक है बच्चों, अब आप लोग मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फिर पेपर देकर आइए। सबके लिए हमारा बेस्ट विशेज है कि सही से पेपर दीजिए और अच्छे ढंग से पास हो जाइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।